गुड मॉर्निंग आवर फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है वाक्य। वाक्य का निर्माण शब्दों से होता है और शब्दों का निर्माण वर्ण या अक्षर से होता है और अक्षर का निर्माण ध्वनि से होता है। तो आज का हमारा विषय है वाक्य। वाक्य की परिभाषा देखें। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। सार्थक का अर्थ होता है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है व्यवस्थित होना चाहिए। व्यवस्थित का अर्थ होगा यहां पे पहले कर्ता, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में क्रिया। जिस प्रकार से वाक्य है सोना गाना गाती है, यह व्यवस्थित वाक्य है कि पहले कर्ता फिर कर्म और उसके बाद में क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। वाक्य है, इसके 6 तत्व होते हैं, यानी कि वाक्य के अंदर 6 तत्वों का होना आवश्यक है। सबसे पहला है सार्थकता। सार्थकता का यहां पे अर्थ होगा वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ वाक्य के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी कि वाक्य बोलने के बाद उस वाक्य में उसका पर्सन है वो निहित होना चाहिए। जैसे काम करते हैं, ऐसा किसी ने वाक्य बोला तो उसमें सुनने वाले की आकांक्षा होती है कि कौन करते हैं। अगर व्यक्ति बोले कि सभी काम करते हैं तो उसकी जो आकांक्षा है वो पूर्ण हो जाएगी। अगला तत्व है योग्यता। वाक्य के अंदर पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने की योग्यता का होना आवश्यक है। उसके बाद में निकटता। वाक्य में निकटता का अर्थ होता है कि वाक्य के अंदर जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बीच में समय नहीं हो, उनके अंदर तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। उसके बाद में पदक्रम है। पदक्रम का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया था कि पदक्रम के अंदर पहले कर्ता फिर कर्म और उसके बाद में क्रिया, बाद में सहायक क्रिया। अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो वाक्य के अंदर जो पद हैं उनका कर्म है वो सही होगा। उसके बाद में है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि वाक्य के अंदर क्रिया वो कर्ता के अनुसार होनी चाहिए। तो वाक्य के सभी जो पद हैं उनका अन्वय सही होगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य। वाक्य के अंदर जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। दूसरा अंग होता है विधेय। क्रिया और जो कर्म होता है उसे हम विधेय कहते हैं। जिस प्रकार से ये वाक्य है, इसके अंदर सोना है ये उद्देश्य है और गाना गाती है ये इस वाक्य का विधेय हो गया। वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है सरल या साधारण वाक्य। परिभाषा देखें। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हों। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो सकता है, 2 उद्देश्य हो सकते हैं, उससे अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं।
अक्सर हमें व्याकरण में पढ़ते हैं कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। लेकिन एक उद्देश्य का अर्थ ये होता है कि कर्ता जितने भी हैं उनकी क्रिया एक होनी चाहिए। देखें, सरल या साधारण वाक्य जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन सरल वाक्य में क्रिया एक ही होगी। जैसे देखें, हमें घर पर ही रहना है, तो हमें है ये उद्देश्य है, घर पर ही रहना है ये इसका विधेय होगा, क्योंकि सभी व्यक्तियों से कहा गया है घर पे रहने के लिए, लॉकडाउन के चलते बाहर नहीं जाना है। आनंद पत्र लिखता है, इसमें एक कर्ता है और एक ही क्रिया है। दूसरा है तनु हंसती है, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इस वाक्य में कर्म नहीं है। तीसरा है टीना मीना और रीना खेल रही हैं, यानी कि उद्देश्य इसमें तीन हैं, लेकिन उसके बावजूद सभी की क्रिया जो है खेलना वो एक ही है, इसलिए इसे हम साधारण या सरल वाक्य ही कहेंगे। दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। परिभाषा देखें, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य मुख्य कर्ता से बनता है। आश्रित जो उपवाक्य होता है वह अपूर्ण वाक्य होता है, अधूरा वाक्य होता है, जिसमें एक प्रश्न निकलता है और उस प्रश्न का उत्तर प्रधान उपवाक्य के पास होता है। उदाहरण देखें, गुरुजी ने कहा सदा सच बोलो। गुरुजी ने कहा, यह वाक्य मुख्य कर्ता से बना है। आश्रित उपवाक्य है सदा सच बोलो। सदा सच बोलो, इसमें प्रश्न बनता है कि किसने कहा, तो इसका उत्तर है प्रधान उपवाक्य के पास है, गुरुजी ने कहा। तो यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगला देखें, यह वही घोड़ा है जो दौड़ में प्रथम आया था। अब यह वही घोड़ा है यह वाक्य प्रधान उपवाक्य है। जो दौड़ में प्रथम आया था यह आश्रित उपवाक्य है। अब हम पढ़ें कि जो दौड़ में प्रथम आया था, क्या आया था, इसका उत्तर प्रधान उपवाक्य के पास है कि यह वही घोड़ा है। दूसरा, सोना की बहन मोना जो पिलानी में पड़ती है। तो सोना की बहन प्रधान उपवाक्य है, जो पिलानी में पड़ती है आश्रित उपवाक्य है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक या एक से अधिक सरल या स्वतंत्र उपवाक्य, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक सरल वाक्य हो या स्वतंत्र उपवाक्य हो, किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों। दो सरल वाक्य भी हो सकते हैं, उनके साथ एक स्वतंत्र उपवाक्य भी हो सकता है, उसके साथ आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों वाक्यों के बीच में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग होना जरूरी है। समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं किंतु, परंतु,
लेकिन, तथा, अथवा, और, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग सरल या स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच में होता है। ये वाक्य जोड़ने का काम करते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें, समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए। इसलिए है, ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। सोनू खेलता है और मोनू पढ़ रहा है। सोनू खेलता है, मोनू पढ़ रहा है, दोनों सरल वाक्य हैं, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय जो और है, ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना देता है, जो संयुक्त वाक्य होता है। मुकेश आया है परंतु रवीश नहीं आया। तो इसमें परंतु जो शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय का काम कर रहा है और दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो वाक्य जो है इनका परिवर्तन भी होता है। इसमें ये नियम कुछ ही वाक्यों पे लागू होता है, लेकिन फिर भी एक वाक्य किस प्रकार से परिवर्तन होता है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे सबसे पहले साधारण वाक्य है, वह गरीब होने पर भी ईमानदार है। ये एक सरल वाक्य है। इसी सरल वाक्य को अगर हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा, जो गरीब है वह ईमानदार है। जो गरीब है, यह मुख्य वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। वह ईमानदार है, आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी वाक्य को अगर हम संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करते हैं तो देखो, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। परंतु शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, जो समुच्चय बोधक अव्यय है। तो वाक्य में आज इतना ही। धन्यवाद।